जी, आप शिक्षाविद भी हैं और बहुत बारीकी से चीज़ों पर नज़र रखते हैं, तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा कि शिक्षा की बात हो रही है, लगातार चेंज करने की बात भी थी क्योंकि एक ही ढर्रे पे चली आ रही थी, बहुत बार प्रयास हुए, लेकिन अंततः अब इसकी हम ये मानेंगे कि एक सफलता इनको मिल गई कि नई शिक्षा नीति लागू कर दी जाए। इसमें भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो सामने आने चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करें सुशील कुमार जी की, शहरी शिक्षा की बात हर कोई करता रहा है और शहरों में शिक्षा का स्तर फिर भी अपने आप में काफ़ी कुछ सही रहा है। ये जरूर है कि शहरी शिक्षा महंगी बहुत है, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बात करें तो सबसे अहम सवाल है कि क्या नई शिक्षा नीति ग्रामीण क्षेत्रों में वो व्यवस्था दे पाएगी जो व्यवस्था इन बीते वर्षों में नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं हमेशा से जहां भी बात की गई है, हमेशा यही कहा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो पलायन अधिकतर करते दिखे। उसका मेन जो सबसे पहला कारण है वो यही है कि जी मैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं गांव छोड़कर दूसरी जगह जा रहा हूं। तो ये सबसे बड़ा एक अहम सवाल है और शायद यही सब कारण थे कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसे लेकर बहुत बार आवाजें उठी, और अब जब नई शिक्षा नीति आ रही है तो उसमें सबसे अहम एक यही बात हो जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा नीति पर इसका कितना बड़ा असर, कितना बड़ा प्रभाव आप देखते हैं। जी सुशील कुमार जी। जी मुझे लग रहा है उन तक आवाज़ नहीं आ पा रही, और हम प्रोफेसर मिन्नती, क्योंकि आप पटना वुमेंस कॉलेज से हैं और लड़कियों की शिक्षा की बात करें तो वो भी सबसे अहम है, जहां मैं आपसे भी एक सवाल यही पूछूंगा कि वर्तमान के समय में अगर हम शहरी शिक्षा की बात करते हैं तो शहरों में शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों में लगातार सवाल उठते रहे हैं। उस सवालों को लेकर हर कोई एक नए, कहते हैं ना कि धीरे धीरे कर चेंज हर कोई चाहता है। एक ही ढर्रे पर जब चलता रहता है तो परेशान हो जाता है। चाह रहे थे, शिक्षा महंगी थी, सब कुछ है, लेकिन ऐसे में जब नई शिक्षा नीति आई है तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रभाव को आप किस तरीके से देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि नई शिक्षा नीति से जो ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा है उसमें क्या क्रांतिकारी बदलाव आएंगे? जी सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रामीण शिक्षा की आज हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए आज इंटरनेट के माध्यम से हर जगह पे आज इंटरनेट पहुंच गया है। व्हाट्सएप से जो रूरल जगह है वहाँ भी व्हाट्सएप की पहुंच हो गई है। तो आज का जो गांव है, आज का जो रूरल एरियाज़ है, वो ट्रेडिशनल रूरल एरिया अब नहीं रहा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो भी लड़कियाँ पहले हॉस्टल में रह के पढ़ती थी वो अभी अपने अपने गांव से हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो जब ये पॉसिबल है कि अपने फ़ोन से पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया जा रहा है, तो ये कैसे संभव नहीं है, कैसे ये मान लिया जाए कि ये नहीं है। ऑब्वियसली एक ये चैलेंजिंग स्टेप बहुत है ही, क्योंकि इट्स अ बिग चैलेंज, लेकिन ये बात भी है कि अगर हमारा वाई क्लियर है तो हाउ पे हम फोकस कर सकते हैं। और जहाँ तक जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें वाई बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हम इस बदलाव को क्यों चाहते हैं। हम लोगों ने 34 इयर्स इंतज़ार किया इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी के लिए। ये जो रूट हमारी शिक्षा नीति थी, बच्चों को मार्क्स लाना है, एक स्ट्रेस बना होता था कि 90% लाना है तो फलाने कॉलेजेस में एडमिशन होंगे, ये सब होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो इनर जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशन वो नहीं था उनमें। तो इस तरह की एजुकेशन पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ, क्योंकि कहा ही जाता है कि यहाँ पे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड। प्रॉब्लम ये है कि अनएम्प्लॉयबल, मतलब वो एम्प्लॉयबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही ग्रेजुएशन हो जाता है तो न तो वो बहुत ही मंडेन काम करना चाहते हैं, जो मैनुअल वर्क है वो नहीं करना चाहते हैं, और ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद उनको लगता है कि वाइट कॉलर जॉब मिलनी चाहिए। और जहाँ तक स्किल की बात है, स्किल तो बिल्कुल ही नहीं डेवलप हो पाती है। तो अभी जो नई शिक्षा नीति है इससे स्किल डेवलपमेंट होगा,
और गाँव तक जब वो इंटरनेट पहुंच सकता है, गाँव तक जब टेलीविज़न के नेटवर्क पहुंच सकते हैं, तो कब 2022 का ये एम्बिशियस प्लान है, तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि अगर सही तरीके से किया जाए, क्योंकि ऐसे भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी कि सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ मिलके काम करना होगा। एवरीवन हैज़ टू थिंक कि किस तरीके से हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और 15 लाख से ज़्यादा मुझे लगता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि सजेशंस आए हैं, अगर उन सजेशंस पे गौर किया जाए तो इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है। बिल्कुल कठिन जरूर है, बट आई वोंट से कि इम्पॉसिबल है। चैलेंजेस बहुत हैं, नो डाउट। जिस तरह से प्रोफेसर साहब लगातार प्रधानमंत्री जी का जोर रहा है कि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा के लिए वो हमेशा कहते रहे हैं और उस ओर प्रयास भी किया है। बाकायदा उन्होंने उसके लिए एक मंत्रालय का गठन भी किया है। बहुत ही अच्छी पहल थी और होना भी चाहिए था। यही मांग होती रही है लगातार हर आदमी की कि आखिर तकनीकी रूप से हम बहुत कमजोर हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं चाइना से लड़ने की, लेकिन लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हमें चाहिए भी ना, सक्षम भी होना पड़ेगा। और सक्षम होने के लिए सबसे पहली जो मैं कहूँगा चीज़ है वो है शिक्षा। और मैं सुशील कुमार जी आपके पास ही आऊँगा कि जिस तरह से बातें हुई हैं, नई शिक्षा नीति की आज बात आई है, आप देखें लगातार कौशल विकास जिसे कहा जा रहा है कि आप एक नई शिक्षा, क्योंकि ये हमेशा से मांग रही थी कि जो आप पढ़ा रहे हैं क्या वास्तव में वो पढ़ाया हुआ उस बच्चे के लिए भविष्य में उसका कुछ काम आ रहा है या वो कुछ कर पाएगा उस शिक्षा से। इसको लेकर लगातार मांग थी कि नहीं, कुछ शिक्षा में भी चेंज चाहिए। आज उस शिक्षा में कुछ चेंज दिखे हैं, तो आप कितना बड़ा प्रभाव मानते हैं उस चीज को कि क्या वास्तव में जब आज जिस बात की मैं कहूँगा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से नई शिक्षा नीति के बारे में बताया, उसे लेकर एक चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं भी होंगी कि आखिर नई शिक्षा नीति किस तरह से आएगी और क्या नयापन होगा, बता देना। लेकिन जब प्रैक्टिकली जिस तरीके से प्रोफेसर मिन्नती ने भी बोला कि जब हो जाएगी और धरातल पर आएगी तब उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। तो मैं सुशील कुमार जी, एक चीज इसमें सबसे अहम बात जो है, तकनीकी जो पक्ष है वो कितना मजबूत आपको अब दिख रहा है और इस शिक्षा नीति से शिक्षा में कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं, कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी जी सुशील कुमार जी, आप ही से है मेरा सवाल। जी सुशील कुमार जी, देखिए आपने स्किल से इसको जो क्वेश्चन को जोड़ा है, आपको बता दूं कि चाइना जैसे देश में स्किल को लेकर के हमारे पास अगर 15,000 स्किल सेंटर्स थे, चाइना में 5 लाख, दक्षिण कोरिया जैसे छोटे से कंट्री में भी मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ देखिए, जो स्किल इंडिया का जो एस्पेक्ट है ना, उसमें हम लोग पाते हैं कि चाइना जैसा देश 5 लाख स्किल सेंटर बनाता है, दक्षिण कोरिया में 1 लाख स्किल, हमारे पास 15-20 हज़ार थे। मोदी साहब ने स्किल को लेकर के जो एक देखे होंगे, एक मिनिस्ट्री बनाया, रूढ़ी जी की अध्यक्षता में भी बनी, वो मंत्रालय उनका था। आप धीरे धीरे इसको बढ़ते हुए क्रम में ओके कट गया। सुशील कुमार जी आवाज आ रही है? जी 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 सुशील कुमार जी बोलिए। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे यहाँ आपने क्वेश्चन को पैचअप किया स्किल इंडिया से और एजुकेशन से, दैट इज अ वेल एंड गुड कि इसमें वोकेशनल जो स्टडी है वो स्किल इंडिया की ओर जाता है, और इनको जो 3 से 18
साल तक की एज के बच्चों को 2030 तक 100% स्कूल की ओर ले जाना एजुकेशन के बिल्ट एस्पेक्ट को दिखाता है। लेकिन इन सब के बीच में लेकिन शब्द इसलिए लग जाता है क्योंकि हम $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, मुश्किल और तुलना कर जाते हैं 19 ट्रिलियन 14 ट्रिलियन ऐसे वालों से। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जीडीपी का 6% जो देने की बात है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना पैसा इसमें आएगा, और 4.43 अभी चल रहा है। दक्षिण कोरिया जैसे देश जो 1 लाख स्किल सेंटर बनाते हैं, हमारे यहाँ तो लाख पहुंचे ही नहीं। मनमोहन सिंह साहब ने भी 2009 में 54 करोड़ लोगों को स्किल बनाने का कोशिश किया, और आपको बिलीव नहीं होगा कि 3 लाख मुश्किल से स्किल भी नहीं हो पाए होंगे। तो हम सरकारें जिस इरादे से आती, कहीं ना कहीं फाइनेंस प्रॉब्लम या कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स में फंस जाती हैं। मैं इस एजुकेशन सिस्टम को देखकर कह सकता हूँ कि जो शुरुआती व्यवस्था दी जा रही, जहां पर एजुकेशन में बच्चों के इंटरेस्ट की बात है, छूट की बात है, वोकेशनल स्टडी की बात है, मैथमेटिक्स या साइंस का बहुत दबाव नहीं है, लैंग्वेज की कोई ऐसी दबाव नहीं है, उसमें त्रिभाषा सिस्टम है, रीजनलिज्म है, अपनी मातृभाषा है, यह सिस्टम मैं पहले भी कई जगह प्लेटफॉर्म पे बोला हूँ, यह अगर सही से उतारा जाए तो ये असल में 10 दिशाओं में वार करने वाली एजुकेशन सिस्टम है। आगे चल कर के देखेंगे 4 करोड़ हमारे देश में, करीब 3.25 करोड़ हर साल ग्रेजुएट्स पैदा हो जाते हैं, यानी 5 करोड़ स्पेन की पॉपुलेशन है, उससे लगभग आसपास 1 करोड़ कम हम ग्रेजुएट पैदा करते हैं, लेकिन स्किल नहीं है उनमें। एजुकेशन हो सकती है, स्किल नहीं है। एमए हो सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं भैया एमए तो हो लेकिन करोगे क्या। अगर एक हाई स्कूल पास व्यक्ति टाइपिस्ट है तो टाइप की जगह तो काम कर लेगा, लेकिन एमए पीएचडी करके भी अगर उसको टाइप नहीं आता तो वहाँ रोजगार नहीं है। तो कुल मिलाकर स्किल जो है एक बहुत बड़ा स्टेप है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जिसको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया जा सकता है। और टेक्निकल ग्राउंड पे 1 मिनट हम बोलना चाहेंगे कि जो इसमें बातें कही गई हैं, एक तो 5+3+3+4 तक आते आते बच्चे में बहुत ज़्यादा एक डिटर्मिनेशन आ सकता है कि उसका साइड क्या होगा, और वो वोकेशनल एस्पेक्ट से थोड़ा सा, चाहे मोबाइल बनाने लगे, चाहे घड़ी बनाने लगे, चाहे पेन बनाने लगे, चाहे मोमबत्ती बनाने लगे, एक एटीट्यूड आएगा। गांधी जी भी कहते हैं कि हुनर को उसके ढंग से विकसित होने दो, इंटर्नशिप में जाने दो, वो क्या क्रिएट करना चाहता उसको लाओ, क्योंकि आखिरकार गवर्नमेंट का मतलब गुड पॉलिसी, गुड एग्जीक्यूशन एंड खुशियां। और कोई मोबाइल बना के खुश है तो क्यों सबको डॉक्टर बनाने पे तुले हुए, उसका अपने एक साइड एस्पेक्ट लेने दो उसको। और ये टेक्निकल एजुकेशन में तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, 1 साल का सर्टिफिकेट, फिर 2 साल के बाद आप डिप्लोमा, 3 साल 4 साल के बाद 4 साल के बाद रिसर्च में जाना, ये बहुत अच्छा स्टेप्स है। लेकिन हो सकता है कि लॉ वगैरह में या कहीं ऐसी जगह पर इसमें कोई टेक्निकलिटी हो कि जब आप एलएलबी करते हैं, एलएलएम करते हैं, फिर पीएचडी में जाते हैं, 3 साल उसके पहले ग्रेजुएशन किए होते हैं, 3 साल, तो हो सकता है लॉ वाले में कैसे करेंगे, टेक्निकल में बीटेक के बाद क्या सीधे वो 4 साल की डिग्री होती, सीधे पीएचडी में एंट्री कर जाएगा लड़का। और ग्रेजुएट अगर किया है तो उस ग्रेजुएट के लेवल पे जॉब के एस्पेक्ट्स क्या हैं, गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं है तो स्किल इंडिया आपको देना पड़ेगा, मेक इन इंडिया देना पड़ेगा, इनोवेशन देना पड़ेगा, जैसे कि आप 48 में जा रहे हैं। क्या है ना सुशील कुमार जी, सवाल तो रहने ही है, हर चीज में सवाल खड़े रहते हैं, हर चीज में जब तक सवाल आए ना, जब तक मजा भी नहीं आता। लेकिन अगर बात करें वर्तमान की, हमारे साथ पवन श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। पवन, अगर आप देखिए सवाल तो हमेशा खड़े रहे हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, कुछ भी हो, चाहे बदलाव हो और चाहे बदलाव ना हो, इसमें सवाल तो हमेशा खड़े रहेंगे। सही काम में भी सवाल होते हैं और गलत काम में तो सवाल ही सवाल होते हैं। पवन, अगर हम देखें लगातार जिस तरह से नई शिक्षा नीति पर मैं कहूँगा बहुत टाइम से है, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने भी बताया कि लगभग 34 वर्षों से तो लगातार ये मांग हो रही थी कि अब चेंज चाहिए। चलिए अब आकर चेंज तो हुआ, तो इस चेंज को कितना व्यवहारिक आप मानते हैं और वास्तव में इस चेंज से कितना असर शिक्षा नीति पर पड़ेगा? जो नई शिक्षा है, जो बच्चों के लिए अब नई शिक्षा नीति आएगी, उसे लेकर कितना असर आपको दिखता है कि ये नीति, जो नई शिक्षा नीति है, कितनी व्यवहारिक आपको लगती है? जी पवन श्रीवास्तव जी। गोस्वामी जी, ये देश का हमारे दुर्भाग्य था, 1968 में पहली बार शिक्षा नीति पे काम किया गया, फिर 1986 पे काम किया गया और पिछले 30 साल के बाद ये मेरे देश की जनता के साथ
ये पत्रकारिता अगर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य था कि 30 साल के बाद जो कदम आज उठाया गया है, ये बरसों पहले उठा लेना चाहिए था। आज हमारे यहाँ शिक्षा की नीति जो है, जो लागू किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, तो नो डाउट्स कमियां कुछ भी हो, लेकिन अच्छाइयां उसमें 99% दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है गोस्वामी जी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तकनीक उसमें इस्तेमाल किया गया है जिसे हमारे बच्चे पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उनके ऊपर तमाम प्रकार का बोझ होता था। हम लोग अपना एजुकेशन समय का अगर हम लोग ध्यान दें तो हमारे सामने दिक्कत होती थी, हमको ये विषय नहीं लेना है। वो जो स्कूल निर्धारित करता था, शिक्षा नीति निर्धारित करती थी, हमको वो सब्जेक्ट लेने होते थे। आज माननीय मोदी जी ने अगर इस पे छूट दिया है तो बच्चों के भविष्य पे काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ हमें ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा नीति है इस पे ध्यान देना होगा। अभी 2 दिन पहले ही शिक्षा नीति पे ही हम यहाँ पे लखनऊ में विद्या भारती हैं, उसके तमाम सारे कर्मचारी, वरिष्ठ कर्मचारी थे, वहां पे इसी विषय पे चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम तय किए हैं कि गांव में छोटे छोटे पाठशाला ओपन कर रहे हैं कि जहां पे 10 लोगों 5 लोगों को बैठा करके वो शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, एनईपी जिसे कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे कदम उन्होंने उठाए, तो बहुत अच्छा लगा हमको सुन करके, देख करके। वहां पे देखा उनकी कैसी व्यवस्था है, क्या करना है। तो जो ये शिक्षा नीति है ये बहुत ही अच्छा है, एक तरफ से माने, लेकिन दुर्भाग्य हर माता पिता के पास पवन रहता था। अगर आप देखते होंगे, क्योंकि आपने भी ये सवाल उठाया है और बहुत अच्छा अपने आप में एक सवाल था कि लगातार हर माता पिता को चिंता रहती थी कि मेरा बच्चा मैथ और साइंस कैसे ले, और बच्चे के ऊपर प्रेशर रहता था कि मैथ का नाम सुन के वो घबरा जाता था, साइंस का नाम सुन के घबरा जाता था। और अधिकतर आप देखेंगे तो बहुत जगह, खासकर अगर लड़कियों की बात हो तो एक सवाल सा रहता था कि यार नहीं, चलो आर्ट साइड दे देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रही। अब उसमें बदलाव जो आएगा उससे आपको क्या लगता है, कितनी गति मिलेगी नई शिक्षा नीति में उन युवाओं को जो वास्तव में कुछ नया करने की सोचते थे, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव में उन पर कुछ विषय थोप दिए जाते थे? जी पवन जी। गोस्वामी जी, हम ये कहेंगे, गोस्वामी जी हमारे ख्याल से संभवतः, आवाज आ रही है सर? सर आवाज आ रही है गोस्वामी जी? हेलो जी पवन जी, आवाज आ रही है जी। हाँ, हम ये कहना चाहेंगे सर कि 2022 में संभवतः आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी इस भाजपा सरकार की या हमारे देशवासियों की कि किसी ने शिक्षा के बारे में विचार किया, शिक्षा देने की विचार किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे, अगर हम 10 साल बैक में चले जाएं तो बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। लोग पैसे दे करके मार्कशीट जनरेट करा देते थे और परीक्षा किसी और का होता था, परीक्षा कोई और देता था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शिक्षा के लिए हमारे लिए बहुत ही, क्योंकि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे देश नहीं चल सकता है सर। तो ये शिक्षा नीति जो इन्होंने बदलाव के साथ लाए हैं ये बहुत ही अच्छी पहल है, और इससे खास करके जो ग्रामवासी हैं, जो ग्रामीण शिक्षक जो हमारे हैं, उनको ध्यान देना होगा कि जो गांव के बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको कैसे तकनीकी ज्ञान से उभारें। आगे चल करके हम टेक्निकल विद दें कि हाँ, आदमी मोबाइल बना सकता है, लैपटॉप बना सकता है, एरोप्लेन बना सकता है, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास डिग्री है, डिग्री से केवल काम नहीं चलता सर, डिग्री के साथ साथ यही बात है कि जो ग्रामीण शिक्षा है उसमें सबसे बड़े सुधार की जरूरत है। और हमारे साथ अध्यापक हैं प्रभात कुमार उपाध्याय जी, दिल्ली से, वो भी जुड़ चुके हैं। और क्योंकि आप अध्यापक हैं तो सबसे पहले मैं आपसे एक ही चीज पूछूंगा कि नई शिक्षा नीति में जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, उनको किस तरह से जिम्मेदार बनाया जाएगा कि वो उस पुराने ढर्रे से हटकर नई चीजों को नए तरीके से करें? जी प्रभात कुमार जी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी शिक्षक की होती है और गुरु तो गुरु हैं, तो जो गुरु हैं उनको भी जिम्मेदार होना चाहिए। इस शिक्षा नीति से आप उनको कैसे देखते हैं कि शिक्षकों को किस तरह से ये शिक्षा नीति
एक मैं कहूँगा उस नीति में जिम्मेदार जो शिक्षक रहेंगे, किस तरह देखते हैं उस जिम्मेदारी को आप? जी प्रभात कुमार जी। जी मुझे लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और हमारे साथ प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर मिन्नती हैं। प्रोफेसर मिन्नती, अगर देखें तो बात वही है कि नई शिक्षा नीति में शिक्षक को कैसे जिम्मेदार बनाया जाएगा और शिक्षक इस नीति को कैसे देखता है, क्योंकि आप प्रोफेसर भी हैं और पढ़ाती भी हैं, तो आपको क्या लगता है शिक्षक की दृष्टि से और शिक्षकों के लिए? जी हाँ बिल्कुल। ऑब्वियसली हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत भरोसा करके अपने बच्चों को हमारे पास भेजते हैं। तो ये जो पहले की जो हमारी अभी जो प्रेजेंट जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें एक प्रेशर बना रहता है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस तरीके से नोट्स दिया जाए और किस तरीके से बच्चे उसे आंसर करें। तो इन अ वे वो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर एक वॉमिट करते हैं। लेकिन अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो स्किल बेस्ड होगी। तो यहाँ पे जब मुझे एज ए टीचर सोचना है, तो अगर मुझे सिखाना है बच्चों को स्किल, तो ऑब्वियसली एज ए टीचर मुझे भी स्किलफुल होना पड़ेगा। केवल वो किताबी जो शिक्षा है कि हमने ढेर सारी किताबें लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ी और उसके बाद फिर उन बुक्स के आधार पर हमने नोट्स बनाए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को मार्क्स लाना था। लेकिन अभी जो पॉलिसी है उसके अनुसार हर टीचर को कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी टीचर होते हैं एक बच्चों के लिए आदर्श होते हैं। तो अगर हम कुछ चीज़ें बच्चों में वो पैदा करना चाहते हैं और वो चीज़ें अगर हम में ही नहीं है, तो फिर ये तो बेकार की बात है। और एक जो बहुत अच्छी चीज़ है इस पॉलिसी में वो है असेसमेंट सिस्टम, क्योंकि अभी जो है कि सेमेस्टर के एंड में एग्जामिनेशन होता है, लेकिन ये जो 360 जो रिपोर्ट है कि हम पूरे साल पूरे सेमेस्टर में हम बच्चों के जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो परफॉर्मेंस है उसके प्रति हम वॉचफुल रहेंगे और देखेंगे कि सालों भर उनका हर दिन का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो उसके आधार पे कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट्स, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि हमारे कई स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छे होते हैं, थ्रू आउट पूरे साल उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन होता है तो वो 1st to 10th तक कहीं नहीं होते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात ज़रूर है। तो ये जो पॉलिसी अभी आई है इतने सालों बाद, जिसका हम लोग को सच में मैं तो कहूँगी शिद्दत से हर जो भी शिक्षण प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं उनको इंतज़ार था कि इस तरह की कुछ पॉलिसी आए ताकि हमारे बच्चे स्किलफुल बने। और कल जब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बाहर निकले तो उनके लिए लोग इंतज़ार करें कि यस कोई आया है और हम वो एम्प्लॉयबल है, और कल को ये रोना नहीं होगा कि somebody is unemployed, क्योंकि अनएम्प्लॉयड होना और मैंने पहले भी कहा अनएम्प्लॉयबल होना, दोनों में फर्क होता है। तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड, चलिए बदलाव तो हुआ, आखिर लेट सही देर से सही, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ जब लेट भी मिलती है तो उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। और ये नई जो शिक्षा नीति आई है ये अपने आप में कुछ खास है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जो नई शिक्षा नीति आई है, और नई शिक्षा नीति पर आप देखेंगे कि 34 वर्षों से लगातार लोग मांग कर रहे थे, जहां आए दिन नए नए गजट आ जाते हैं, आए दिन नई नई चीज़ें हो जाती हैं, और हम 34 वर्षों से उसी पुराने ढर्रे पर चल रहे थे। और जो सबसे अहम है, जिस शिक्षा के लिए हर कोई परेशान है कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं, उसी शिक्षा को नया रूप देने में 34 वर्ष लग गए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन
चलिए देर आए दुरुस्त आए, अब शिक्षा नीति भी आई है, तो उसी पर आज हमारी जो चर्चा हो रही है वो खास चर्चा में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। और मैं सुशील कुमार जी, एक बात सबसे अहम है कि जिस शिक्षा पर शुरू से ही एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा एक सवालिया निशान ये रहा है कि एक शब्द जुड़ा शिक्षा के साथ में, शिक्षा माफिया का, और उस शिक्षा माफिया शब्द ने हर किसी को परेशान करके रखा, और वो बड़ा भारी भरकम शब्द है माफिया शब्द। हर जगह जुड़ता था लेकिन फिर धीरे से आकर वो शिक्षा में भी जुड़ गया। तो ये जो नई शिक्षा नीति है, आपको लगता है कि वो जो माफिया शब्द है अब वो इस शिक्षा से दूर चला जाएगा और शिक्षा केवल शिक्षा रह जाएगी? जी, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये बहुत बड़ी अहम बात है, उसको लेकर भी लगातार वाद विवाद होते रहे हैं, और प्रोफेसर मिन्नती जो है मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, तो उन्हें पता है इस माफिया शब्द की पीड़ा सब लोगों को बहुत रही है। जी सुशील कुमार जी। देखिए इसमें दो बातें हो गई। शिक्षा में बड़ा बदलाव, उन्नति और विकास, रोजगार और स्किल और पूर्वज चली आ रही संरचना और प्रक्रिया को उत्थान देने के लिए एक नया कदम है। लेकिन जहाँ तक सवाल इसके साथ माफिया का संधि विच्छेद न किया जाए, शिक्षा माफिया अगर जोड़ दिया जाए जो आपने कहा, तो अभी इसमें हम ये डाउट में हैं, या मैं पूरी तरह क्लियर नहीं हूँ कि माफिया को आप इसमें से कैसे अलग करेंगे। नंबर वन, कि जो शिक्षा सिस्टम है हमारा, सिस्टम पर हम इस नई शिक्षा से चोट कर रहे हैं कि हमारा शिक्षा उन्नति की ओर जाए, स्किल हो, एटीट्यूड बढ़े लोगों का, और रोजगार में वो दखल हो उनका। लेकिन माफिया जो है कहाँ नहीं मिलेगा। हम तो कह रहे हैं कि 993 विश्वविद्यालय हैं, उसमें 600 करीब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 600 करीब होंगी। हाँ, उसमें जाके देखिए, हमारे यहाँ जब बोर्ड के पेपर एग्ज़ाम 10वीं 12वीं के होते, वहाँ जाके देखिए, हमें लगता है कि सर ये जो है एजुकेशन सिस्टम एक प्रोफेशनलिज्म कट का है। इसमें स्टेट्स को, इस एजुकेशन सिस्टम के एग्जीक्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट को जो माफियागिरी है उसको लेकर के सख्त कानून, सख्त नियम, सख्त सुपरविजन और सख्त नियंत्रण को अगर जब तक नहीं लागू करेंगे, माफिया कहीं से भी एंट्री कर जाएगा। इसलिए ये कह सकते हैं कि जिस तरह इसमें स्वतंत्रता है शिक्षा को लेकर, वो किसी भी माता पिता, गार्जियंस, बच्चों के लिए बड़ा सुखकारी है, और शिक्षा एक सरल पद्धति के साथ, बड़ी समझ के साथ आएगी। मैं इसका पक्षधर हूँ, लेकिन ये बात अभी मैं समझ नहीं पाया हूँ कि ये माफिया से ये कैसे बचेगी। माफिया से बचने का अभी हो सकता है आगे कोई एंगल निकले इसमें, बट इसमें राज्य सरकारें और राजनीतिक इच्छा शक्ति कानून के साथ सबलता दिखाएगी तो इससे भी बचा जा सकता है। लेकिन अभी संभावना तो यही है कि हर जगह माफिया पहुंच जाते हैं, उस रिसाव की तरह की बारिश हुआ कि कहीं पे सीलन आ जाता है। वैसे जहां शिक्षा है, जहां लेन देन है, जहां इस तरीके की चीजें हैं, पास कराना, ये करना, वो आप सर देखिए, इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज आप देखे होंगे, बाद में जब चेकिंग होता, चाहे वो स्कॉलरशिप में गड़बड़ी किए हो, चाहे वो फर्जी मार्कशीट दे रहे हो, चाहे वो नकल करा रहे हो, चाहे कॉपी कहीं और लिखवा रहे हैं, ये सब चीज को रोकने के लिए एक अलग से कानून मेरे को लगता है सीआरपीसी, आईपीसी में अलग से लाना पड़ेगा। राज्य सरकारों को अलग से इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा और इस पर कठोर थोड़ी कार्रवाई का भी प्रारूप हो। जी बिल्कुल। सुशील कुमार जी, एक और अहम सवाल आपसे, क्योंकि और भी मेहमान है। एक खास बात यह कि इस शिक्षा नीति में सबसे जो खास बिंदु है, आपको क्या लगता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, जो पूरी शिक्षा नीति की रीढ़ है? जी सुशील कुमार जी। जी देखिए, हमको सबसे, देखिए सर, शिक्षा हम किसको देना चाहते हैं? बच्चों को देना चाहते हैं, और बच्चों के मुताबिक अगर शिक्षा व्यवस्था है तो ये शिक्षा का बैकबोन है। ये देखिए, हम अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप फुटबॉल खिलाएंगे तो ना हम क्रिकेट के लायक रह जाएंगे ना फुटबॉल। इसमें यह मौका है कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो हमारे लिए क्रिकेट ही है, यह इसका बैकबोन है। यानी कि बच्चों की पसंद की शिक्षा व्यवस्था है।
जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों के मन मुताबिक दी जाने वाली शिक्षा, और शायद अब कुछ और बदलाव आए कि जिस बात की हम बात करते हैं कि स्किल इंडिया जो है वो उसकी एक, हम ये कहेंगे कि ये एक आधारशिला रखी जा रही हो और भविष्य बहुत उज्जवल हो। मैं पवन श्रीवास्तव जी, एक और सबसे अहम बात आती है कि जिस तरह शिक्षा जो है ना वो महंगी बहुत होती जा रही है। आप भी देखेंगे लगातार शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी जो है वो सोचता है कि मुझे अपने बच्चे कहाँ पढ़ाने हैं। तो अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें आप कैसे देखते हैं कि जो एक मध्यम वर्गीय या जो गरीब बच्चे हैं उनको इस शिक्षा नीति में कहाँ खड़ा आप देखते हैं? क्योंकि फिर वही बात है जैसे सुशील कुमार जी ने भी बोला कि महंगाई, और शिक्षा में भी महंगी शिक्षा, तो वो शिक्षा क्या रही जो आम जो जनमानस है, जो आम मैं कहूँगा पब्लिक है, जो आम आदमी है, उसके बच्चों की पहुँच तक पहुँच ना पाए। तो ऐसे समय में जब नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें आप इस महंगाई और महंगी होती शिक्षा को कहाँ देखते हैं? और बहुत अहम बात यही है कि आज जो मध्यम वर्गीय लोग रह रहे हैं, अगर आप देखें तो वो आपको भी पता है कि लखनऊ, नोएडा, दिल्ली या मुंबई या हैदराबाद या बेंगलोर स्कूलों की क्या हालत है, और फीस को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं, लगातार। और मतलब आप देखें कि जब से कोरोना जैसी महामारी आई तब से लेके तो इतने सवाल आए हैं कि उनको मैं कहूँगा कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं ना, जितना ज़्यादा बोला जाए उतना कम है। जी गोस्वामी जी, पवन श्रीवास्तव जी। हाँ जी, गोस्वामी जी, हम शिक्षा नीति पे अभी चर्चा हो रही है हम लोगों की। इसी सब्जेक्ट में बीच में अभी हमारे भाई साहब बीच में बात कर रहे थे, सुशील कुमार जी, और हम लोग की चर्चा हो रही थी शिक्षा नीति पे। उसी पे हम बोलना चाहेंगे। पिछले 2 से 3 बरस में जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग की जर्नलिज्म है, जो हम लोग की पत्रकारिता है, उस एंगल से हम देख रहे हैं। पिछले 2-3 साल पहले की बात अगर हम लोग करें तो जो स्कूल का सेंटर होता था, यानी कि बोर्ड का जो एग्जाम होता था 10th और 12th का, उसको बनवाने के लिए लोग 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए खर्च करते थे सर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 2 साल से हम देख रहे हैं कि लोग बोर्ड का परीक्षा केंद्र ही नहीं बनवाना चाह रहे हैं। ऐसा क्या था? ऐसा कुछ कारण तो होगा। इसमें हमने देखा हमारे यहाँ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं और उनके द्वारा तमाम मतलब दिन भर में 15-15, 20-20 कॉलेज का निरीक्षण करना, हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किए, तमाम प्रकार से जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म को तैयार किया। यानी कि यहाँ पे लखनऊ में एक कैंपस तैयार किया जहां से उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे थे। मतलब नकल की कहीं कोई चांस नहीं है। तो ये सब बहुत अच्छा था। ये तकनीक पे काम हुआ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। हम लोग 3 सालों से देख रहे हैं शिक्षा नीति पे बहुत बढ़िया काम हो रही है। लेकिन जो ये इधर अभी जो लागू हुआ है शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा, ये उसी के लिए एक बहुत अच्छा, ये मिष्ठान समझ लीजिए, शहद समझ लीजिए कि एक गुड़ मिल गया है उनके पास जो इनको और आगे बढ़ने के लिए काम करेंगे। लेकिन इस पे उत्तर प्रदेश सरकार जैसे आज काम कर रही है, ऐसे ही अन्य राज्य को भी ध्यान देना होगा, शिक्षा नीति पे काम करना होगा। और इसमें सबसे माइनस पॉइंट अभी यह है कि तमाम प्रकार के फर्जी अध्यापक, अभी आपने देखा होगा एक एक नाम पे 4-4 जगह पे जॉब कर रही थी, एक एक नाम पे, ध्यान दीजिएगा। उस पे जांच चल रही है, एसआईटी की बहुत सारी जांचें चल रही हैं। एक एक जिले में 80-80 अध्यापक उसमें नौकरी कर रहे हैं, फर्जी दस्तावेज पे कर रहे हैं। तो ये आज से तो नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से हो गया। अभी आपने ही बताया 30 साल के बाद शिक्षा नीति पे चर्चा हो रही है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। लेकिन एक सफल चीज ये भी है कि हाँ, वो सरकार आई है, वो जो समाज के लिए, देश के लिए, देश के भविष्य के लिए सोच रही है। देश का भविष्य केवल शिक्षा है और हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, जो आने वाले कल के भविष्य हैं, उन पे चर्चा कर रही है। तो ये बहुत ही ऊर्जावान और बहुत अच्छी चीजें हैं। नो डाउट हम लोग प्राउड करते हैं कि ऐसे हम मतलब राजनीति की बात नहीं करें, अगर थोड़ा सा लोग भावुक हो जाते हैं
और भावुक होना पड़ता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सर कि कहीं कोई नहीं सुनने वाला था। एजुकेशन के मामले में भी महंगाई जो है अपने चरम सीमा पे है, लेकिन सरकार को इस पे भी ध्यान देना होगा। और फीस पे अपनी एक, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे लागू किया है, कितनी फीस ले सकते हैं, इससे ज्यादा फीस नहीं लिया जा सकता है। इस पे कठोर नियम बनाने होंगे, उसको लागू कराना होगा। लागू कराने में बहुत सारे ये जो बहुत सारे अभी जिक्र किया भाई साहब सुशील जी ने, बहुत सारे फर्जी लोगों की बात किया, वो बहुत सारे फर्जी लोग आएंगे साम दाम दंड भेद लेकर के, लेकिन उनको खत्म करना होगा। जब तक वो नहीं खत्म होंगे तब तक उनको जेल जाना होगा, जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक वो शिक्षा नीति लागू नहीं हो सकती है। हाँ, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छी पहल है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लागू है 3 साल से ये लागू है। मतलब कहने का तात्पर्य शिक्षा बिल्कुल साफ दिख रही है, शिक्षा में कहीं कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। हमें अपने डिप्टी सीएम पे भी गर्व है और शिक्षा नीति पे भी गर्व है सर। गोस्वामी जी। जी बिल्कुल, शिक्षा नीति बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा सा पवन भाई महंगी होती शिक्षा तो जरूर है, और इसको हम बिल्कुल नकार भी नहीं सकते। हमारे साथ प्रभात कुमार उपाध्याय भी हैं जो अध्यापक हैं। प्रभात कुमार जी, वर्तमान शिक्षा नीति में जिस तरह छात्रों के कौशल को लेकर बात की गई है, कैसे देखते हैं आप? आप अध्यापक हैं, दिल्ली में हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अंदर छात्रों को तकनीकी शिक्षा, उनके मन मुताबिक शिक्षा और उनके जो कौशल विकास की जो बात की गई है उसे आप कैसे देखते हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप नई शिक्षा नीति के बारे में? जी धन्यवाद। नई शिक्षा नीति से बहुत ही प्रसन्नता है कि ये जो पुरानी जो हमारी बहुत पहले से जो शिक्षा नीति थी इसको कम से कम सुधार किया गया, जिसमें बहुत ही विकृतियां थी। और आज जो स्किल डेवलपमेंट की जो बात किया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है, जिससे बच्चों का आने वाला भविष्य उनके मन मुताबिक आगे वो विकास करेंगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि इस शिक्षा नीति में जो अपने मातृभाषा का जो बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया गया है, इसको लेकर हम बहुत ही खुश हैं कि ये सब चीजें शामिल किया जा रहा है। कभी भी शिक्षा तभी आदमी सही से पढ़ा सकता है और उसका फायदा उठा सकता है जब उसको अपनी मातृभाषा में शुरू से थोड़ा सा पुष्पित और पल्लवित होने का मौका मिलता है। तो ये स्किल डेवलपमेंट तो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में शुरू से ही इसके पक्षधर थी और इसमें बहुत ही अच्छा काम किया गया था और कर भी रही है गवर्नमेंट आज भी। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पे बहुत अच्छा अपना फोकस किया और इससे बच्चों का भविष्य बहुत ही सुंदर और उज्जवल होगा। बच्चों का भविष्य बड़ा अच्छा रहेगा और सभी लोग इस शिक्षा नीति का स्वागत कर रहे हैं। अपने आप में बड़ी खास बात है क्योंकि इतना समय हो गया था बदलाव के लिए इंतजार करते करते कि अब जाके जब वो आई है तो लोगों को लगा कि चलिए बदलाव हुआ और इतने अच्छे बदलाव हुए हैं कि वास्तव में इन बदलावों की जरूरत थी। अगर मैं प्रोफेसर साहब आपसे बात करूं, प्रोफेसर मिन्नती जी, पारंपरिक कला कारीगरी और हस्तशिल्प को इससे जोड़ने की बात की गई है और इसे बढ़ावा देने की बात हुई है, इस शिक्षा नीति में कितना खास है? आप कैसे देखते हैं कि वास्तव में शिक्षा में इसकी कितनी बड़ी कमी थी अभी तक? जी, इसमें जैसे हम जो क्रांतिकारी बदलाव की बात कर रहे हैं कि इसका बहुत दिनों से इंतज़ार था, तो इसमें ये भी देखना होगा कि हमारा जो समाज है वो स्किल को लेकर कितना सेंसिटिव है, क्योंकि स्किल मतलब क्या है ये भी तो सोचना होगा ना। जैसे इसमें जो 6 स्टैंडर्ड से स्किल की बात हो रही है, वो स्किल कारपेंट्री हो सकती है, वो स्किल प्लम्बिंग हो सकती है, वो स्किल इलेक्ट्रिशियन की हो सकती है, वो स्किल वीडियो एडिटिंग की हो सकती है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर वो स्किल डेवलपमेंट हो जाता है और क्लास 6 के बच्चे में या क्लास 8 में उसमें बहुत वो ढूंढने को मिल जाता है कि ओके दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड, अगर हम देख पाते हैं तो उसके बाद के लिए
क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगा? जैसा कि हमने देखा है, मैं यूरोप में भी पढ़ी हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है कि एक कारपेंटर है या फिर एक प्लम्बर है या फिर एक इलेक्ट्रिशियन है, उसकी उतनी ही इज्जत है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। तो वो क्या हमारा समाज इसके लिए भी तैयार है? हम बार बार कौशल विकास की बात करते हैं, बार बार। तो यहाँ पे आता है कि क्या हम उस नज़र पे दे पाएंगे, या फिर पेरेंट्स तैयार हैं इसके लिए कि अगर क्लास 6 में अगर किसी बच्चे का उस तरीके से रुझान आ जाए, उसे इलेक्ट्रिशियन का काम अच्छा लगने लगे या फिर कारपेंटरी अच्छी लगे या फिर प्लम्बर का काम अच्छा लगता है, तो क्या उसके लिए पेरेंट्स तैयार हैं? क्या उसके लिए हमारा समाज तैयार है कि उस तरीके से इज्जत दे पाए जो कि फॉरेन कंट्रीज में होता है? तो कई बातें यहाँ पे प्रश्न आ जाता है कि हम एक तरफ, मतलब हम लोग बहुत हिपोक्रिट्स हैं। कुछ तरीकों में हम उनकी सभ्यता की नकल करते हैं, उनके कपड़ों की नकल करते हैं, उनके फिल्म, उनके गानों, सब चीज़ की, लेकिन उनकी जो एक लाइफ स्टाइल है वहाँ पे जाकर हम चुप हो जाते हैं। हमारे पास पैसे आते हैं तो हम तुरंत एक महंगी कार खरीदने की सोचते हैं, लेकिन वही कार जब खराब हो जाती है तो हमें तो पहिया भी बदलना नहीं आता है। तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल जो गैप है, इस पे भी सोचना होगा कि हाउ मच वी आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दोज स्किल्स, क्योंकि 6th में अगर आता है तो इसके लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। और जहाँ तक ये जो स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, उसके लिए फिर क्या हमारे पास उतने ज़्यादा ट्रेनिंग पॉसिबल है? किस तरीके से टीचर्स को या फिर इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा सकती है? और जहाँ तक ये माफिया की बात है, मैं तब से सुन रही थी, तो माफिया को पनिश करना ठीक है, मैं कुछ हद तक मानती हूँ कि थोड़ी सी पनिशमेंट होनी चाहिए, लेकिन अगर सरकारी स्कूलों में अगर क्वालिटी एजुकेशन शुरू हो जाए और स्कूलों की संख्या बढ़ जाए, तो फिर क्यों हमारे पेरेंट्स हैं वो भेजेंगे? तो कहीं ना कहीं हम में तो कमी है ना, तो उस कमी पे भी देखना होगा कि उस गैप को कैसे ब्रिज करें हम, किस तरीके से हम अपने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, अच्छी ट्रेनिंग इम्पार्ट कर उसके सकें। अंदर सबसे बड़ी तो हमारी है, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते, हम धरने प्रदर्शन करेंगे फीस को लेकर, लेकिन अगर हम ये कहें कि आप अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ा लीजिए और वो इतना बड़ा जो फीस का स्ट्रक्चर है उसका आधा आप इस स्कूल में दे दीजिए, तो उसे कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टीचर उससे अच्छे भी हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाएगा। फिर वहाँ पे अरे वो व्यवस्था उस सरकारी स्कूल की अपने आप अच्छी हो जाएगी अगर आप उतनी फीस वहाँ दे रहे हैं और 100 पेरेंट्स मिलकर कहें कि नहीं हम ये फीस इस सरकारी स्कूल में ही देंगे, लेकिन ये व्यवस्थाएं हमें चाहिए, तो अपने आप हो जाएगी, उसे कोई नहीं कहेगा। धरना प्रदर्शन सब करेंगे, मांग सब करेंगे, ये बात हमेशा होती रही। और मैं हर बार बोलता हूं कि इसमें गलती सरकारों की नहीं है, ये गलती हमारी अपनी है, उसमें मैं खुद भी हूं और आप भी हैं, सभी लोग हैं। क्योंकि जब हम खुद ही नहीं चाहते कि अगर आप एक एसोसिएशन बना रहे हैं और बहुत बड़ा हंगामा कर रहे हैं कि इस स्कूल ने इतनी बड़ी फीस ले रखी है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि ठीक है हम सभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में लेके जा रहे हैं, कोई नहीं कहेगा, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारे साथ सुशील कुमार जी, क्योंकि समय कम है, बहुत अहम बात, एक अंतिम में आपसे एक सवाल ले रहा हूं, निचोड़ भी आप ही से लूंगा कि जब अभी तक की जो शिक्षा नीतियां थी आप देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारा इतिहास है, जितनी जानकारी बच्चों को उसे दी जानी चाहिए थी उसमें हमेशा कमी दिखी है। तो नई शिक्षा नीति में ये कितना अहम है कि इस तरीके की शिक्षा भी वास्तव में जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही है जो हमें हमारी संस्कृति, हमारी जो इतिहास है, हमारी परंपरा है उससे जोड़ता है। आखिर हम जब उसी से दूर हो जाएंगे तो कैसे हम अपने बच्चों को कहेंगे कि ऐसा होता था? फिर तो यही हो जाएगा कि ऐसा था, ये फिल्म में है, ऐसा देख लीजिए। जी सुशील कुमार जी। देखिए, बड़ा सही आपने सवाल किया। हम जब कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर, जब व्यक्ति अपनी भाषा में अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ, अपने सुनने सुनाने वाले क्रियाओं गाथाओं के साथ उसका भरण पोषण ज्ञान का होता है, तो ये बड़ी दूर तक बड़ी मारक क्षमता रखती है। इसमें ये लोग भूल गए कि वेयर आर यू गोइंग, हाउ आर यू, फाइन, व्हाट एवर,
लोगों ने एक जो हमारा भाषा के साथ शिक्षा का नाता है, ये संस्कृति का एक हिस्सा है। विवेकानंद जी से जाके पूछिए कि भाषा क्या होती है, बाल गंगाधर तिलक से पूछिए कि भाषा क्या है, या गांधी जी से पूछिए भाषा क्या है। जिसको अपने भाषा का संज्ञान है, ज्ञान है, बोध है, वो अपनी शिक्षा को अपना राह बना देता है। हम कहते हैं कि शिक्षा ऐसी बनाओ जो रास्ते में मंजिल उगा दे, और वो मंजिल तब उगती है जब अपनी भाषा के साथ हम होते हैं। तो हर विद्यार्थी स्किल तब पाएगा। इसीलिए मैं त्रिभाषा का बड़ा सम्मान कर रहा हूँ, जिसमें मातृभाषा वगैरह है, ये संस्कृति का ही हिस्सा है। तब उसे अपने रास्ते में मंजिल उगाने की कला आ जाएगी, जिसको हम स्किल इंडिया कहना चाह रहे हैं, जिसको हम स्किलफुल कहना चाह रहे हैं। तो ये जो आपने क्वेश्चन किया, चाहे 1968 में आप देख लीजिएगा जो कमेटी आई, उसमें भी ये 3 भाषाएं, ये क्षेत्रीय मातृभाषा है। 1986 के एजुकेशन सिस्टम में भी रहा है, 92 में संशोधन में भी बना रहा, 2005 में भी बना रहा, अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बना रहा। क्योंकि हमारे जो शिक्षाविदों ने जो परामर्श दिया है, इसमें ये जानते थे कि शिक्षा मातृभाषा के साथ, संस्कृति के साथ बहुत बड़ा जंगल बनाती है, बहुत तेजी से फलती फूलती है। यही कारण है। इसलिए आपने जो क्वेश्चन किया बहुत सही है। शिक्षा और संस्कृति वैसे है जैसे चोली दामन का साथ होता है। मुझे लगता है इस शिक्षा व्यवस्था ने उस संस्कृति के हिस्से को भी समेटा है, और विद्यार्थियों के मन माफिक और मन स्थिति को भी समझा है, और शिक्षकों की और राज्य सरकारों की और राजनीतिक इच्छा शक्तियों की अगर तिकड़ी यहाँ भी बन जाए तो ये बहुत बड़ा मिसाइल का काम कर सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मिसाइल का काम करेगी। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने अपना कीमती समय हमें दिया। नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। जी हाँ, और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के विषय में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।